फ्यूचर टेंस में दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अपूर्ण भविष्यकाल। अब आप कहेंगे अपूर्ण भविष्यकाल मतलब क्या? अब जैसे थोड़ी कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा कि जो क्रिया अभी चालू है, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन नाउ, यानी जो क्रिया अभी चालू है, तो वो दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते थे। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस में अंत में आईएनजी आता है। वहां पे हमने कर्ता एमिजार आईएनजी यानी सब्जेक्ट एमिजार आईएनजी का प्रयोग किया था। उसके अपोजिट हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा कि भूतकाल में जो क्रिया चालू थी तो उसे दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते थे। वहां पे भी अंत में आईएनजी था, लेकिन वहां पे टू बी के फॉर्म चेंज हुए पास्ट टेंस के, वॉज वर, यानी पहले हमने कर्ता लिया था, फिर वॉज वर, फिर आईएनजी। अब लास्ट जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी देखिए आप अंत में आईएनजी है, अंत में आईएनजी है। अब यहाँ पे जो टू बी के फॉर्म है, यहाँ पे शैल बी विल बी। तो इसके पहले हमने सिंपल फ्यूचर में देखा कि हम शैल और विल में से अब विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल के प्रयोग में आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हर एक टेंस के अंत में कौन से शब्द आते हैं मैं आपको अब तक बताता आ रहा हूं। तो यहाँ पे भी अंत में आने वाले शब्द देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यानी लड़का, लड़की और बहुत सारे। तो इस तरह से अंत में ये शब्द आते हैं, तो समझ लेना कि ये क्रिया भविष्य में काल्पनिक रूप से इमेजिनरी चालू है, चालू होगी ऐसा। तो देखते पहले एग्जाम्पल, वही हमारा एग्जाम्पल है राम का खत लिखना। वही एग्जाम्पल हम शुरू से सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम रिपीट करते आ रहे हैं, ताकि आपको एकदम अंत में आपको इसका डिफरेंस पता चले कि हर एक टेंस में राम के खत लिखने का सेंटेंस किस तरह से चेंज होता गया। तो यहाँ पे राम एक खत लिख रहा होगा, देखिए रहा होगा के नीचे मैंने अंडरलाइन किए, और जो वहां मैंने अंत में आने वाले शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा, बराबर है। तो अब रहा होगा से हमें पता चला कि ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें विल बी का ही इस्तेमाल करना है, इसलिए ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन जो वर्ब है उसे हमें आईएनजी लगाना है। देखते हैं, राम एक खत लिख रहा होगा, यानी हम कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में ये क्रिया चालू होगी। तो पहले कर्ता लेंगे राम, शैल बी विल बी में से मैंने अभी और एक बार कहा कि हम विल बी का ही प्रयोग करेंगे। तो राम विल बी, और जो हमारा इस वाक्य में जो हमारा क्रियापद है लिखना, राइट, तो राइट के अंत में जो ई है उसे निकालकर हमने आईएनजी लगाया, फिर हमने ये राइटिंग ये फॉर्म लिखा, और फिर बचा हुआ एक खत यानी अ लेटर, यानी वाक्य कैसे हुआ, राम विल बी राइटिंग अ लेटर। अब अगर आपको क्रियापद और बहुत सारी फ्रेजेस का ज्ञान है, तो इस नियम का इस्तेमाल करके आप कौन से भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के यानी अपूर्ण भविष्यकाल के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने एफर्मेटिव किया। लेकिन अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी ये देखिए, पहले कर्ता लिया, फिर हमने शैल और विल लिया, ऊपर हमने शैल बी विल बी एक साथ लिया है, लेकिन निगेटिव करते वक्त शैल विल पहले लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर बी लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विल और बी के बीच में हमें नॉट लिखना है, इसलिए कर्ता शैल विल में से एक, फिर नॉट, फिर बी, और फिर क्रियापद को आएंगे। देखते हैं, पहले कर्ता राम, विल, नॉट, बी, आईएनजी राइटिंग, और बचा हुआ अ लेटर। देखिए आप, विल और बी के बीच में हमने नॉट लिखा है, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं लिखना है, राम विल बी नॉट राइटिंग, इट इज रॉन्ग। विल और बी के बीच में हमें नॉट लिखना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव करते वक्त जो विद्यार्थी ये
टेंस पहली बार देख रहे हैं उन्हें तो बहुत ही इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते वक्त, बोलते वक्त उन्हें बहुत ही अटपटा लग सकता है, बहुत ही थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये आपके मुंह में ये जो इंट्रोगेटिव का रूल है ये आराम से बैठ जाएगा। इसमें पहले सेकंड प्लेस में जो टू बी के फॉर्म है शैल विल वो पहले आएंगे, फिर कर्ता आएगा, नॉट हम लेते नहीं शुरू से, फिर बी, फिर क्रियापद को आएंगे। अब शैल विल में से हम विल ही लेंगे, फिर कर्ता हमारा है राम यानी विल राम, फिर बी, फिर बचा हुआ राइटिंग अ लेटर, विल राम बी राइटिंग अ लेटर। बच्चे क्या करते हैं, विल राम से शुरुआत तो करते हैं लेकिन बी लिखना भूल जाते हैं, या बी बोलते वक्त बी नहीं बोलते, तो हमें ये नहीं करना है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें बी लिखना है या बोलना है। विल राम बी राइटिंग अ लेटर मतलब राम एक खत लिख रहा होगा, राम एक खत नहीं लिख रहा होगा, और राम एक खत लिख रहा होगा क्या, इस तरह से। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये तीन शब्द अंत में आते हैं। ये बात आप भली भांति याद रखिए टेंस को पहचानने के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, पिछले 38 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टेंस कब इस्तेमाल करना है, हमें पता ही नहीं चलता। उनको बोलना होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में और रूल बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आपका इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये अंत में आने वाले शब्द हर टेंस में मैंने लिखे हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि मुझे अच्छी तरह से आते हैं टेंस, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस। देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही होगी, पहले तो ये देखना है अंत में शब्द कौन से हैं। रही होगी, देखिए मैंने वहां पे लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रही होगी, तो रही होगी से हमें पता चला ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। एक बार आपने टेंस पहचान लिया, बाद में उसका रूल आपको याद करना है और उसको अप्लाई करना है। अब मूसलाधार बारिश, इसके पहले भी हमने ये सेंटेंस देखा है, ये फ्रेज भी देखी है, तो मैंने जानबूझकर अभी ब्रैकेट में लिखा नहीं है। तो मूसलाधार बारिश के लिए एक बहुत ही हटके फ्रेज हमने इसके पहले देखी थी, तो कौन सी फ्रेज है आप मुझे बताइए। हाँ, टू पोर कैट्स एंड डॉग्स। टू पोर कैट्स एंड डॉग्स, ये फ्रेज हमने इसके पहले हमने इसका इस्तेमाल किया था। अब यही फ्रेज हम यहाँ दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो पुरुषवाचक नहीं है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे इट से, इट। फिर हमें शैल बी विल बी में से एक रूप लेना है, तो हम लेंगे विल बी। इट विल बी, ये विल बी लिखते वक्त विल और बी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा अंतर होना चाहिए, उसको एकदम चिपका के लिखना नहीं है, क्योंकि ये दो शब्द अलग है। तो इट विल बी, फिर हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। हम फ्रेज इस्तेमाल करेंगे टू पोर कैट्स एंड डॉग्स, इसमें टू तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो वर्ब है पोर, तो उसको हम आईएनजी लगाएंगे और पूरी फ्रेज उसी तरह से लिखेंगे। तो इट विल बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये सेंटेंस पूरा हुआ, इट विल बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही होगी। अब निगेटिव में ये रूल का हमें इस्तेमाल करना है। पहले कर्ता लेंगे इट, फिर शैल विल में से हम विल का इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट लेंगे, फिर बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्रियापद को आईएनजी, यानी नॉट तो हमने लिखा है, अब इसके आगे पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स उसी तरह से लिखना है, यानी इट विल नॉट बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स।
इट विल नॉट बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। ध्यान से देखिए मैंने नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया है, विल और बी के बीच में किया है, विल बी के बाद नहीं किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंट्रोगेटिव में सेकंड प्लेस में जो है वो शुरू में आएगा विल, फिर इट करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने हर बार मैं आपको बताता हूं, जब ये इट कर्ता के स्थान पे आता है तो इट जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, विशेष नाम नहीं है, तो हमें उसका पहला शब्द कैपिटल में लिखना नहीं है, हमें आई स्मॉल लिखना है। विल इट नॉट हमें नहीं लेना है अभी, और बी से डॉग्स तक पूरा उसी तरह से हमें लिखना है, यानी विल इट बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, विल इट बी पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी क्या मूसलाधार बारिश गिर रही होगी, गिर रही होगी, नहीं गिर रही होगी, गिर रही होगी क्या। तो इस तरह से हमने एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों सेंटेंस इस फ्रेज की मदद से और ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस का रूल है उसकी मदद से हमने पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं। राधा उनकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी। मैंने आपको इसके पहले बताया था, किसी को बहुत डांटना या किसी की अच्छी तरह से खबर लेना, जिस तरह से ब्रिटिश लोग मूसलाधार बारिश के लिए पोर कैट्स एंड डॉग्स का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी भाषा है, तो हम भी हमारी मातृभाषा में या हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसमें हम भी इस तरह के कोडवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब शायद अच्छी तरह से खबर लेना यह अगर किसी ब्रिटिश ने सुना तो उसे पहले तो बाउंस होगा, जिस तरह से आपको बाउंस हुआ कि पोर कैट्स एंड डॉग्स क्या है, तो इसका कैट्स एंड डॉग्स का मूसलाधार बारिश या जोरों की बारिश से क्या संबंध है। तो वही संबंध यहाँ पे है, जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अभी हम यहाँ पे भारत में बहुत ही आसानी से ये फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ये जो शब्द प्रयोग है इसका हम बहुत ही आसानी से प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह से मैं तेरी खबर लूंगा, मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लूंगा, या तो तेरी टीचर तेरी अच्छी तरह से खबर लेंगी, ये हम आसानी से कहते हैं। हमारा इसके पीछे भाव क्या होता है कि वो टीचर तुझे अच्छी तरह से डांटेंगे, लेकिन ब्रिटिश व्यक्ति होगी तो उसको शायद इसका अंदाजा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये दो फ्रेज मैंने आपको बताई, एक जो है वो ब्रिटिश लोगों की है, एक जो शब्द प्रयोग है ये हमारे देश का है, अच्छी तरह से खबर लेना यानी अच्छी तरह से बहुत डांटना। तो ये फ्रेज क्या थी, टू टेक समवन टू टास्क। इसके पहले मैंने आपको बताया था टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और समवन जो है तो समवन के स्थान पर हमें हिम, हर, देम, यू जैसे वाक्य का भाव उस हिसाब से हमें वो शब्द का प्रयोग वहां पे करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे इस वाक्य में किसने किसकी अच्छी तरह से खबर ली है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। राधा उनकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी की अच्छी तरह से खबर लेना, अब ये हमारा शब्द प्रयोग है। अब ये सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में डिफरेंस देखिए। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि टू पोर कैट्स एंड डॉग्स, तो ब्रिटिश लोग बहुत ही आसानी से ये फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फ्रेज का इस्तेमाल जब ब्रिटिश लोग हमारे सामने करते हैं, मूसलाधार बारिश गिर रही होगी वो दर्शाने के लिए, तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैट्स एंड डॉग्स, पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये क्या चक्कर है। तो इसका कोई संबंध नहीं है मूसलाधार बारिश से, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश उनकी भाषा है इसलिए उन्हें कुछ नहीं लगता। अब उसी तरह से अगर ये जो शब्द प्रयोग है अच्छी तरह से खबर लेना, अगर ये कोई ब्रिटिश व्यक्ति हमारे किसी भारतीय के मुंह से सुने तो वो भी अचरज में पड़ जाएगा। खबर लेना ये क्या प्रकार है, तो उन्हें भी ताज्जुब होगा। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें हम अच्छी तरह से खबर, मतलब हम समझ जाते हैं कि किसी को बहुत डांटा, किसी को बहुत डांटना, ये हमें पता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। और ये फ्रेज में मूसलाधार बारिश होना, पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, उन्हें पता है लेकिन हमें ताज्जुब होता है। तो
तो ये भाषा की सुंदरता है। इसलिए ये दो सेंटेंस मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे ताकि आपको मैं डिफरेंस बता सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि राधा ने किसे डांटा है। देखते हैं। अब पहले कर्ता लेंगे राधा, फिर शैल बी विल बी में से हम विल बी का प्रयोग करेंगे, यानी राधा विल बी। विल और बी के बीच में हमें थोड़ा अंतर रखना है। विल और बी चिपका के लिखना नहीं है। राधा विल बी, फिर हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। अभी हमारा क्रियापद, अभी इस वाक्य में हम फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो टेक है उसका टेकिंग करना है। अंत में ई है, ई को निकालकर हमें आईएनजी लिखना है। राधा विल बी टेकिंग। अब समवन उसी तरह से लिखना नहीं है। समवन मतलब वाक्य में जिसे डांटा जा रहा होगा उसके बारे में यहां पे समवन के बदले लिखना है। तो ये जनरली हिम, हर, देम, यू इस प्रकार के शब्द प्रयोग समवन के स्थान पर होते हैं। हमें देखना है कि राधा किसकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी। उनकी शब्द से पता चला कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, मतलब देम, तो हम समवन के बदले देम का प्रयोग करेंगे। तो राधा विल बी टेकिंग देम, बचा टू टास्क। अब आप कहेंगे कि यहां पे उनकी थी, अगर हमें लड़के के लिए इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो यहां पे उनकी के बदले राधा उसकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी। उसकी, अब आप कहेंगे उसकी से तो पता नहीं चलता लिंग भेद का, यानी लड़का है या लड़की है, तो उसकी मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी मतलब लड़के के बारे में आप बोल रहे हैं या लड़की के बारे में बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखकर यहाँ पे देम के बदले, मतलब समवन के बदले हमें हिम या हर लिखना है। अगर आपको लगा लड़के के बारे में है तो आप हिम लिखिए, और आपको लगता है कि लड़की के बारे में है तो आप वहाँ पे समवन के बदले हर लिखिए। तो ये सेंटेंस इस तरह से हुआ कि राधा विल बी टेकिंग देम टू टास्क। हमारे वाक्य में उनकी थी इसलिए हमने देम लिखा। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव में हमें खास ध्यान रखना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, क्योंकि विल नॉट बी लिखना है। विल और बी के बीच में हमें नॉट लिखना है। विल बी के बाद नॉट नहीं लिखना है। देखते हैं, पहले कर्ता लेंगे राधा, फिर शैल विल में से विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर क्रियापद को आएंगे, यानी जो भी बचा हुआ है टेकिंग से वो सब उसी तरह से लिखना है। यानी राधा विल नॉट बी टेकिंग देम टू टास्क। अब देखिए आप कि मैंने नॉट कहाँ इस्तेमाल किया है, विल और बी के बीच में। ये थोड़ा आपको अटपटा लगेगा अगर आपने इसके पहले ये टेंस, ये काल अगर सीखा नहीं है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, तो पहली बार आपको ये बहुत ही थोड़ा अलग लगेगा। विल नॉट बी, क्योंकि ऊपर आपने विल बी एक साथ लिखा है, तो बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। ऊपर विल भी लिखा है तो तुरंत वो नीचे कैसे बोलते हैं, राधा विल बी नॉट, राधा विल बी नॉट। नहीं, ये गलत है, विल नॉट बी। तो इस तरह से आदत आपको डालनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में शैल विल में से पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने विल का प्रयोग किया है, इसके पहले मैंने बहुत बार बताया। शैल विल में से विल, इसके बाद कर्ता जो है हमारा कर्ता है राधा, तो विल राधा
अब बी, यहाँ पे स्टूडेंट्स बी लिखना भूल जाते हैं। विल से शुरुआत तो करेंगे, इसके बाद कर्ता भी लिखेंगे और तुरंत क्रियापद को आईएनजी लगाकर आगे जो भी है वो लिख देंगे। बी को बहुत ही महत्व है, बी को बहुत ही महत्व है, हमें बी लिखना भूलना नहीं है। या आप बोलते हो इस काल में कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो बी का बोलना बहुत जरूरी है। यानी विल राधा बी, फिर आगे बचा हुआ उसी तरह से लिखना है। यानी विल राधा बी टेकिंग देम टू टास्क, विल राधा बी टेकिंग देम टू टास्क। बच्चों को ये इंट्रोगेटिव तो सबसे ज्यादा अटपटा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। यानी राधा उनकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी, एफर्मेटिव मतलब यस में, निगेटिव में राधा उनकी अच्छी तरह से खबर नहीं ले रही होगी, और इंट्रोगेटिव में राधा उनकी अच्छी तरह से खबर ले रही होगी क्या। तो इस तरह से रही होगी, फिर यहाँ पे रही होगी, ये शब्द अंत में आए। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस, अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा होगा। वापस हमें अंत में देखना है कौन से शब्द है। रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये शब्द तीन आपको ध्यान रखने हैं। रहा होगा मतलब टेंस पक्का हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण भविष्य काल। अब हमें वो रूल आप याद कीजिए, पहले कर्ता, फिर शैल बी या विल बी प्लस क्रियापद को आईएनजी। अब यहाँ पे हमारा कर्ता है अशोक, अशोक। शैल बी विल बी में से मैंने इसके पहले बहुत बार बताया, हम विल बी का ही प्रयोग करेंगे। अशोक विल बी। अब एक फ्रेज जो हम बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, टू वाटर द प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों को पानी देना। तो ये जो वाटर है वो यहाँ पे वर्ब के हिसाब से है, तो उसे हमें आईएनजी लगाकर पूरी फ्रेज का इस्तेमाल करना है। तो अशोक विल बी watering the plants, ये सेंटेंस पूरा हुआ। अशोक विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा होगा। अब निगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है, विल और बी के बीच में आपको नॉट लिखना है, विल बी के बाद नॉट लिखना नहीं है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप इसको ध्यान अच्छी तरह से रखें। तो अशोक विल नॉट बी, देखिए विल और बी के बीच में मैंने नॉट लिखा, यानी अशोक विल नॉट बी, बाकी तो उसी तरह से लिखना है, वाटरिंग द प्लांट्स। अशोक विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। अब हमें करना है इंट्रोगेटिव। इसमें शुरुआत करेंगे हम सेकंड स्थान पे जो है विल, उससे इसकी हम शुरुआत करेंगे विल। फिर हमें फर्स्ट स्थान पे जो करता है वो लिखना है, यानी विल अशोक। नॉट हम शुरू से लिखते नहीं है। फिर बी लिखना भूलना नहीं है, इसके पहले भी मैंने 2 बार बताया, बी लिखना भूलना नहीं है। विल अशोक बी, और फिर वाटरिंग द प्लांट्स। यानी विल अशोक बी वाटरिंग द प्लांट्स। आपको इस तरह से नहीं बोलना है विल अशोक वाटरिंग द प्लांट्स, नहीं, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हुआ क्योंकि आपने बी का प्रयोग नहीं किया। विल अशोक बी वाटरिंग द प्लांट्स यानी अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा होगा क्या, इस तरह से। अब आगे जाते हैं, माया झूठ बोल रही होगी।
पहले तो हमें टेंस फाइंड करना है। अंत में देखिए रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, तो रही होगी है। चलो हमें पहले तो टेंस का ज्ञान हो गया। अब झूठ बोलने के लिए भी एक फ्रेज, इसके पहले हमने इसका भी इस्तेमाल किया है, टू टेल अ लाई। अब ये फ्रेज का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। हमारा नियम जो है, शुरू में सब्जेक्ट माया, फिर शैल बी विल बी में से हम विल बी लेंगे, माया विल बी, फिर हमें आईएनजी लगाना है। अब ये फ्रेज जो है टू टेल अ लाई, टू तो नहीं लिखेंगे, और ये जो वर्ब है टेल, उसे हमें आईएनजी लगाना है। किसे भी आईएनजी लगाना नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पे लाई को लाइंग करते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? टेल से, तो हमें टेल को आईएनजी लगाना है। यानी माया विल बी टेलिंग अ लाई, और लाई के बीच में भी थोड़ा अंतर रखना है। माया विल बी टेलिंग अ लाई होगा, सेंटेंस पूरा होगा। यानी एक फ्रेज कितनी आसानी से एक सेंटेंस को बनाती है, ये आपको अब तक बहुत सारी फ्रेजेस हमने देखी, उससे आपको अंदाजा आ गया होगा। अब निगेटिव में क्या याद रखना है? विल और बी के बीच में नॉट लिखना है। पहले सब्जेक्ट लेंगे माया, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी। देखिए विल और बी के बीच में मैंने नॉट लिखा, विल नॉट बी, बचा हुआ टेलिंग अ लाई। यानी माया विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, यानी माया झूठ नहीं बोल रही होगी। अब इंट्रोगेटिव में शुरू में सेकंड प्लेस में जो विल है वो पहले आएगा, यानी विल, फिर हमें कर्ता लिखना है जो माया है। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर विशेष नाम यानी प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला शब्द कैपिटल लिखना है। यहाँ पे माया प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम माया का पहला शब्द एम कैपिटल ही लिखेंगे। विल, माया, फिर नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और बी से फिर हमें सब उसी तरह से लिखना है। विल माया बी टेलिंग अ लाई, और अंत में हमें प्रश्न चिन्ह करना है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये विल माया बी, ये बी थोड़ा हमें अटपटा लगता है। अटपटा लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज इंपेरेटिव टू यूज बी आफ्टर सब्जेक्ट। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। तो माया झूठ बोल रही होगी, माया झूठ नहीं बोल रही होगी, और इंट्रोगेटिव में माया झूठ बोल रही होगी क्या? इस तरह से ये तीन सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने बनाए। अब आगे जाते हैं। मोहन एक चित्र निकाल रहा होगा। अब पहले तो हमें अंत में देखना है टेंस कौन सा है। रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, तो उसमें से रहा होगा है, यानी हमें टेंस का ज्ञान हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका रूल, कर्ता, शैल बी, विल बी, आईएनजी। अब इस वाक्य में हम एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉ। अब यहां पे कोई फ्रेज नहीं है, ड्रॉ। ड्रॉ के तीन फॉर्म देखिए। पहला फॉर्म है, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, पहला फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और बच्चे पूछने पर तुरंत बोल देते तीसरा सर फ्यूचर टेंस। गलत। प्रेजेंट टेंस ये सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट टेंस का फॉर्म है, और तीसरा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी जिसको हम पीपी बोलते हैं। अब चूंकि ये हम कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, इसलिए अभी तो हमें तीसरे फॉर्म की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैंने रिपीट किया। अब ये जो हमारा रूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे मोहन, शैल बी विल बी में से विल बी, हम विल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन विल बी। अब हमें क्रियापद को नियम के हिसाब से आईएनजी लगाना है।
अब चूंकि हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधा वर्ब है ड्रॉ, तो ड्रॉ को हम लगाएंगे आईएनजी, ड्राइंग, यानी मोहन विल बी ड्राइंग, यानी मोहन निकाल रहा होगा। क्या निकाल रहा होगा? एक चित्र, तो लिखना है अ पिक्चर। यानी हमारा वाक्य पूरा हुआ, मोहन विल बी ड्राइंग अ पिक्चर। अगर आपको, आप कल्पना कीजिए कि आपको चित्र निकालने के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल पता है, शैल बी, विल बी, आईएनजी। अब पिक्चर भी आपको पता है, आपको ड्रॉ पता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मोहन विल बी अ पिक्चर। भाई तू समझ लेना, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, तो आपकी गाड़ी कहां पे अटक जाएंगी? वर्ब पे। इसलिए वर्ब और फ्रेज का कितना महत्व है ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा। क्रियापद का जानना, दिमाग में होना कितना जरूरी है ये आपको अब तक तो अच्छी भली बात आपको पता चल गया होगा। तो मोहन विल बी ड्राइंग अ पिक्चर। अब निगेटिव में पहले कर्ता लेंगे मोहन, फिर विल तो हमारा है, मोहन विल, और आपको क्या याद रखना है? विल और बी के बीच में नॉट लिखना है। मोहन विल नॉट बी, अब बचा हुआ ड्राइंग अ पिक्चर, उसी तरह से विल नॉट बी ड्राइंग अ पिक्चर। देखिए विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, किसी भी वाक्य के इंट्रोगेटिव में हमने विल बी के बाद नॉट नहीं लिखा है। अब हमें करना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेकंड प्लेस में क्या है? विल, वो शुरू में आएगा विल। वापस मोहन कैसा है? प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, तो उसका पहला वर्ड भी हमें कैपिटल में ही लिखना है, यानी विल मोहन। नॉट हमें नहीं लिखना है अभी, फिर बी से आगे पूरा उसी तरह से लिखना है, यानी विल मोहन बी ड्राइंग अ पिक्चर, यानी मोहन एक चित्र निकाल रहा होगा। निगेटिव में मोहन एक चित्र नहीं निकाल रहा होगा, और इंट्रोगेटिव में मोहन एक चित्र निकाल रहा होगा। क्या होगा? रहा होगा, नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा? तो इस तरह से ये तीनों फॉर्म एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने बनाए। अब आगे जो छठा और सातवां सेंटेंस है, इसमें आज दो नई फ्रेजेस लेके मैं हाजिर हुआ हूं। ये शायद आपको पता हो। पहले तो सेंटेंस देखते, वे उसके साथ चर्चा कर रहे होंगे। अब तक मैं आपको शुरू में किसी लड़के या लड़की का नाम लिखता था एग्जाम्पल में, लेकिन मैंने पहली बार यहाँ पे किसी लड़के या लड़की का नाम नहीं लिखा है और वे, उसके, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखते हैं, वे उसके साथ चर्चा कर रहे होंगे। पहले तो हमें टेंस को फाइंड करना है। देखते हैं अंत में शब्द कौन से है? रहे होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ज्यादा है तो रहे होगे। चलो, ये दो शब्द से पता चला फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब ये देखना है कि कौन सी नई फ्रेज लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। अभी देखिए, किसी के साथ चर्चा करना, उसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्रेज है, टू डिस्कस विथ समवन। वापस समवन आया। अब जिस किसी व्यक्ति के साथ कर्ता चर्चा करता है वो समवन के बदले आता है। चलो देखते हैं कौन किसके साथ चर्चा कर रहा होगा। पहले तो वे मतलब दे, तो हमारा कर्ता है दे, दे। अब दे के बाद शैल बी, विल बी में से हमें विल बी लिखना है, यानी दे विल बी
अब हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। हमारी फ्रेज कौन सी है? डिस्कस विथ समवन। टू का प्रयोग तो हम करते नहीं। अब टू के बाद जो वर्ब है, क्रियापद है डिस्कस, उसे हमें आईएनजी लगाना है। यानी दे विल बी डिस्कसिंग, ये डिस्कस को मैंने आईएनजी लगाया। फिर हम विथ भी लिखेंगे। अब ये दे जो है, जिसके भी साथ चर्चा कर रहे होंगे वो हम समवन के बदले लिखेंगे। अब देखते हैं उसके साथ। अब उसके मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। आपको लगा कि लड़का है तो हिम लिखिए, आपको लगा लड़की है तो हर लिखिए। तो मैं दोनों लिखता हूं डिस्कस, लेकिन ये तो आपकी जानकारी के लिए मैं दोनों लिख रहा हूं, क्योंकि एक वाक्य में हिम हर दोनों नहीं आते, या तो हिम आएगा या तो हर आएगा। तो दे विल बी डिस्कसिंग विथ हिम अथवा हर, वाक्य के भाव के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव। पहले कर्ता लेंगे दे, शैल विल में से विल तो लिखा ही है हमने। अब क्या लिखना है? नॉट लिखना है। विल नॉट, फिर बी। वापस और एक बार रिपीट करता हूं, विल और बी के बीच में हमने नॉट लिखा, विल नॉट बी, फिर डिस्कसिंग से आगे सब उसी तरह से लिखना है। यानी दे विल नॉट बी डिस्कसिंग विथ, और एक बार बोलता हूं, एक ही वाक्य में ये दोनों शब्द नहीं आएंगे, या तो हिम आएगा या तो हर आएगा। अब इंट्रोगेटिव, सेकंड प्लेस में जो विल है वो शुरू में आएगा, यानी विल। फिर कर्ता में क्या लिखना है? कैपिटल में या स्मॉल में? तो स्मॉल में लिखना है, क्योंकि दे जो है ये प्रॉपर नाउन यानी विशेष नाम नहीं है। तो दे का जो पहला अक्षर है टी, वो हमें स्मॉल लिखना है। तो विल दे नॉट हम लिखते नहीं है, और बी से आगे सब हमें उसी तरह से लिखने हैं, यानी विल दे बी। अब बी के बाद आगे का जो शब्द है डिस्कसिंग, उसमें हमें थोड़ा अंतर रखना है, डिस्टेंस रखना है। दोनों शब्द बी और डिस्कसिंग चिपका कर नहीं लिखना है, यानी विल दे बी डिस्कसिंग विथ हिम या हर, और अंत में प्रश्न चिन्ह। अब ये सेंटेंस का अनुवाद कैसे हुआ देखिए। वे उसके साथ चर्चा कर रहे होंगे, ये तो हमें पता है, सामने लिखा है। निगेटिव में वे उसके साथ चर्चा नहीं कर रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या वे उसके साथ चर्चा कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे क्या। तो इस तरह से हमने एक नई फ्रेज का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस बनाया। अब इसके बाद देखते हैं और एक नई फ्रेज आई है, वह मेरी राह देख रही होगी। अब किसी की, पहले तो हमें टेंस फाइंड करना है, चलो अंत में देखते हैं। रही होगी, रही होगी से पता चला ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब दूसरा सवाल, कौन सी न्यू फ्रेज का इस्तेमाल हम करने वाले हैं? किसी की राह देखना। तो किसी की राह देखने के लिए बहुत ही अच्छी फ्रेज है, टू वेट फॉर समवन। टू वेट फॉर समवन, वापस समवन आया। अब किसी व्यक्ति की राह देखी जा रही है वो समवन के स्थान पे आएगा। तो हिम, हर, देम, यू ऐसे शब्द समवन के स्थान पर आएंगे। वो हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में कौन सा भाव है, कौन सा करता है, वो हम देखेंगे। अब आप कहेंगे कि वह, अब यहां तो शुरू में ही वह आया है, तो हमें ही लिखना है या शी लिखना है। तो लिंग भेद होता है इस वाक्य में, ध्यान से देखना। वह मेरी राह देख रही होगी, तो रही होगी से ये वह लड़का है या लड़की है इसका ज्ञान होता है। लड़की है इसलिए तो रही होगी आया, अगर लड़का होता तो रहा होगा ऐसा आता था।
तो इस प्रकार से शब्द आते थे। तो वह मेरी राह देख रही होगी, तो रही होगी से पता चला कि ये वह यानी लड़की है, इसलिए हमें शुरुआत शी से करनी है, इसलिए मैंने ये इस प्रकार का वाक्य लिखा है। तो शी हमारा जो रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस का वो क्या है, कर्ता शैल बी विल बी आईएनजी। कर्ता तो लिख दिया हमने शी के बाद विल बी, शैल बी विल बी में से विल बी। अब हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। अब चूंकि हम एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू वेट फॉर समवन, टू तो गया, टू के बाद जो वर्ब है वेट, उसको हम आईएनजी लगाएंगे, यानी वेटिंग, यानी शी विल बी वेटिंग फॉर। अब लड़की जो है वो किसकी राह देख रही होगी, मेरी मतलब कोई लड़की का नाम मेरी नहीं है, मेरी मतलब मेरी, इस तरह से। तो समवन के बदले क्या आएगा, शी विल बी वेटिंग फॉर मी। अब मान लो कि यहां पे किसी लड़के की होती तो मी के बदले हम हिम लिखते थे, दूसरी लड़की होती तो हर लिखते थे, ज्यादा लोग होते तो हम देम लिखते थे, तेरी है तो यू लिखते थे। तो जैसे वाक्य में कौन सा करता है उसके हिसाब से समवन के स्थान पर चेंजेस आपको करना है। तो शी विल बी वेटिंग फॉर मी, ये हुआ वह मेरी राह देख रही होगी। अब हमें निगेटिव करना है, शी पहले कर्ता लेना है शी, फिर हमें शैल विल में से विल लिखना है, फिर नॉट लिखना है, और फिर हमें बी लिखना है। वापस विल बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया, विल नॉट बी, फिर आगे बचा हुआ वेटिंग से मी तक उसी तरह से लिखना है, यानी शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। तो हमने क्या किया, केवल विल और बी के बीच में नॉट लिखा, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब इंट्रोगेटिव में सेकंड प्लेस में जो है वो शुरू में आया, इस शैल विल में से विल जो है वो शुरू में आएगा, यानी विल। फिर हमें कर्ता लेना है शी, विल शी, नॉट तो हम वैसे भी ले नहीं रहे हैं, बचा हुआ बी से आगे देख के लिखना है, यानी विल शी बी वेटिंग फॉर मी। विल शी बी वेटिंग फॉर मी, ये थोड़ा आपको बोलते वक्त अटपटा लगेगा, आपको लगेगा विल शी वेटिंग, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है इस पर डिपेंड नहीं है, जो ग्रामर के रूल है उस पर डिपेंड है। तो इस तरह से हमने ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखा। अंत के 3 शब्द याद रखना, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। तो इस तरह से हमने ये टेंस पूरा किया हमने।